नमस्कार मित्रों, समाख्या आईएएस के इस सेगमेंट में हम आज जानने जा रहे हैं वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। विशेषकर एसवेल के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो छात्र हैं उनकी परीक्षाएं चल रही हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार मैंने इस वीडियो को बनाया है। उन्हीं के प्रश्नों को लेकर के, उन्हीं के यूनिट के एक प्रश्न को उठा करके मैंने एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है। हम इन शॉर्ट समझेंगे हर यूनिट में क्या है, उस यूनिट का सारांश समझेंगे, फिर प्रत्येक प्रश्न का यानी एवरी क्वेश्चन वी विल डिस्कस। तो आपका जो सिलेबस है फाइनल ईयर के छात्रों का वो है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ये आपका इलेक्टिव पेपर है, इसको हम आज जानेंगे। इसका पहले चैप्टर के बारे में जानेंगे। पहला चैप्टर है भारत की विदेश नीति यानी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, फ्रॉम अ पोस्ट कॉलोनियल स्टेट टू एन एस्पायरिंग ग्लोबल पावर, यानी एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक। तो हम समझेंगे कैसे भारत स्वतंत्रता के बाद और अभी तक एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति के रूप में उभर करके आया है और भविष्य में भारत का दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है, भविष्य में भारत की स्थिति क्या होने वाली है। जल्दी से हम समझ लेते हैं। इस पूरी यूनिट में जो यूनिट का विभाजन किया गया है, कैटेगराइजेशन किया गया है, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, प्रिंसिपल्स इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इन सभी के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से करेंगे ताकि हम प्रश्न पर ज़्यादा समय दे सकें। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो भारत की विदेश नीति आज के ही नहीं है। ये भारत की विदेश नीति हमारे भारत बनने से भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों तक लगातार कंटिन्यूटी में चलती रही है। कभी कभी ऐसा काल आया है जब भारत में विदेशी सत्ता स्थापित हुई और विदेशी सत्ता ने अपने अनुसार विदेश नीति को चलाया है। लेकिन जब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी उस फॉरेन गवर्नमेंट के माध्यम से गवर्न हो रही थी, फिर भी थी वो भारत की ही। ठीक है, तो भारत का जो कॉलोनियल पीरियड था यानी जो औपनिवेशिक समय था, उस औपनिवेशिक समय में भारत ने किस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे पहले भारत कैसे आगे बढ़ा, ये हम इसको इंट्रोडक्शन में हम जान सकते हैं। हम जानेंगे कि भारत कैसे एक कॉलोनी होने के बाद भी लगातार संघर्षरत रहा स्वतंत्रता के लिए, और इस संघर्ष में विश्व के साथ भी हमारे कैसे संबंध हों इसके बारे में भी लगातार विचार होता रहा है। इसको हम अभी आगे प्रश्न के माध्यम से पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या यानी अंडरस्टैंडिंग पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। हम समझेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या होता है। हम इसको अभी समझते हैं, यानी ऐसा कोई भी राज्य, ऐसा कोई भी स्टेट जिसको नेशन स्टेट कहते हैं, जो कभी ना कभी किसी न किसी देश की कॉलोनी रहा है यानी किसी न किसी देश का गुलाम रहा है, उसको हम कहते हैं कॉलोनी। और रहा है, अब वो स्वतंत्र हो गया है तो उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, यानी उसने वो सभी व्यवहार अनुभव किए हैं जो एक कॉलोनी करती है, एक जो गुलाम देश करता है। जैसे भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है या ब्रिटेन की कॉलोनी रहा है, तो भारत ने वो सभी व्यवहार अनुभव किए हैं जो एक गुलाम देश करता है। किस प्रकार से भारत का राजनीतिक स्वतंत्रता भारत से गई, भारत की संप्रभुता गई, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता भी गई, और आर्थिक स्वतंत्रता जाने के साथ साथ आर्थिक रूप से भारत कमज़ोर भी हुआ। किस लिए, किस कारण से? भारत एक कॉलोनी था, इस कारण से। ठीक है, तो उत्तर औपनिवेशिक राज्य यानी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट क्या होता है?
पोस्ट कॉलोनियल स्टेट सरल भाषा में एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे तो ऐसा कोई भी स्टेट जो कभी ना कभी कॉलोनी रहा है, जिस राज्य को कॉलोनी होने के अनुभव हैं, वो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहलाता है। तो भारत भी एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है। भारत पोस्ट कॉलोनियल स्टेट था, ये कह सकते हैं। दूसरा, क्योंकि हमारा जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट से एस्पायरिंग ग्लोबल पावर तक की बात हो रही है इस यूनिट में, तो हम कह सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्टेट यानी जो भारत एक कॉलोनी बनने के कारण भारत जो कमज़ोर हुआ था, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक रूप से, वो पुनः अपने उसी मूल स्वरूप की ओर जाने के लिए तत्पर है जो कभी वो रहा करता था, जब होता था। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम कहते हैं एस्पायरिंग ग्लोबल पावर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल्स इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। जब हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो प्रिंसिपल्स में सीधी सीधी बात है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्रता के बाद, यानी जब भारत संप्रभु राष्ट्र बना, भारत रिपब्लिक बना, भारत एक गणराज्य बना, उसके बाद इसके हम बात करेंगे सिद्धांतों की, तो सबसे पहले सिद्धांत जो भारत के प्राचीन सभ्यता ने दिया वो है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है, वन फैमिली, पूरा वर्ल्ड जो हमारी क्या है, एक परिवार है। और हम परिवार में कैसे रहते हैं, बंधुत्व के भाव से रहते हैं, भाईचारे के भाव से रहते हैं, फ्रेटर्निटी के भाव से रहते हैं। तो फ्रेटर्निटी का भाव भारत के स्वभाव में ही है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इसके दूसरे सिद्धांतों की, तो दूसरा सिद्धांत हम जो आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीयवाद, जो हम आगे अपने अभी जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे उसमें भी हम इसको डिटेल में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीयवाद यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी बहुत सारे राष्ट्र जो हैं विश्व के अंदर, उन सभी राष्ट्रों का अपना अस्तित्व है और उनके अस्तित्व को बचाए रखना और उनके अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ सभी का एक साथ विकास हो, सभी एक साथ समृद्ध हों, सभी एक साथ आगे बढ़ें, सभी की प्रजा सुखी, समृद्ध और वैभवशाली बने, ये भारत की कल्पना में रहता है। और क्या है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत? पंचशील सिद्धांत हैं, आपको पता है पंचशील सिद्धांत भारत की विदेश नीति के। पंचशील सिद्धांत जो मुख्यतः भारत चीन संबंधों को लेकर के आए थे, लेकिन ये भारत के विदेश नीति के सिद्धांत बन गए। आगे हम क्वेश्चन में इसको डिस्कस करने वाले हैं। भारत विदेश नीति में अब हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति के संबंध में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों में आता है। भारत की परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर पॉलिसी, भारत की आर्थिक नीति, किस प्रकार से भारत अपने आर्थिक संबंध दूसरे देशों के साथ बनाता है, ये सभी आपके भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो आप इसी यूनिट में पढ़ने वाले हैं आगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, परमाणु नीति है, आर्थिक नीति है। दक्षिण एशिया के साथ भारत की भूमिका क्या रही है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जो सार्क के देश हैं वो सभी दक्षिण एशिया में आते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी देश दक्षिण एशिया के देश हैं। तो हम बात करेंगे दक्षिण एशिया के देश, क्वेश्चन के माध्यम से हम दक्षिण एशिया के देशों के साथ भारत की भूमिका को भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व। इसी यूनिट में हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भारत का क्या महत्व है। कोरोना काल के बाद तो भारत के महत्व को सभी लोग जानने लगे हैं। अब जब रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, हम भारत के महत्व को देख रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से अफ़गानिस्तान की स्थिति में भारत एक मजबूती के साथ सामने आया और विश्व को जताया कि भारत अपने आप में संप्रभु राष्ट्र है, जो विश्व की नीति के बारे में बता सकता है और आगे के कैसे विश्व चलेगा, इस प्रकार की योजनाएं भारत के माध्यम से जाएगी।
तो लोक हितकारी होंगी, यानी लोगों के हित में होंगी, संसार के हित में होंगी। हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति में नैतिक मूल्यों की भूमिका। इसकी व्याख्या करें, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एथिकल वैल्यूज इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। अब हम इसको 3 भागों में बांट लेते हैं। नैतिक मूल्यों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला, एंशियंट इंडियन एथिकल वैल्यूज़, आदर्श कहते हैं, मोरालिटी कहते हैं, आइडियल्स कहते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं। प्राचीन भारतीय आदर्श यानी एंशियंट इंडियन एथिकल वैल्यूज़, जिसमें सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम, जिसकी हम बात कर चुके हैं, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, विश्व एक परिवार है, जहाँ एक परिवार में जिस प्रकार से लोग काम करते हैं, जिस प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, अपने सबके भरण पोषण की चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, ये भारत की मूल संकल्पना है, मूल विचार है, बेसिक आइडियोलॉजी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे एवरीवन बी हैप्पी, यानी सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कही है। केवल हिंदुस्तानी केवल सुखी नहीं होना है, केवल मानव ही सुखी नहीं होना है, यानी प्राणी मात्र के प्रति भाव भी भारत देता है। ये विदेश नीति में भी हमारे यहाँ झलकता है, सभी सुखी होने की कामना करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में हमने पूरे विश्व को, जहाँ आवश्यकता थी, जो कमज़ोर देश थे, वहाँ पर भी हमने निःशुल्क यानी फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। बहुत सारे स्थानों पर हम जगह जगह एजुकेशनल सेंटर बना रहे हैं, हम हेल्थ सेंटर बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, यानी ऐसे सभी व्यवस्थाएं करने का हम विश्व में प्रयास करते हैं, जहां से मानव का कल्याण हो सके, सभी सुखी हो सकते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे हैं। इसीलिए इन्वायरमेंट को लेकर के जब बात चलती है तो इन्वायरमेंटल जस्टिस की बात भारत करता है। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए करता है। मे एवरीवन बी हैप्पी, विश्व कल्याण, विश्व कल्याण की भावना, विश्व कल्याण की भावना भारतीय प्राचीन साहित्य, भारतीय प्राचीन परंपरा, भारतीय प्राचीन राज्य से आती है, जिसमें हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनका भी कल्याण हो, मानव रहते हैं उनका भी कल्याण हो। तो वैश्विक कल्याण की कल्पना करने वाला भारत है, जो भारत की विदेश नीति में परिलक्षित होता है। राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वों में हम जानते हैं कि किस प्रकार जो भारत जब गुलाम था, या भारत जब परतंत्र था, भारत जब ब्रिटेन के अधीन था, उस समय भारत ने कौन कौन से तत्व जो थे वो अपनाए, जो विदेश नीति के लिए सहायक हुआ। विदेश नीति को के नैतिक मूल्यों के रूप में हम उनको जान सकते हैं। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, हमने पता है कि राजा राम मोहन राय ने भी, और उनसे लेकर के बाद के सभी जितने राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य कर्ता धर्ता रहे हैं, मानवतावाद उनका मूल तत्व रहा है। तो मानवतावाद यानी मानव कल्याण हो, विश्व के किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी जगह पर, केवल भारत ही नहीं, भारत स्वतंत्र हो, विश्व के अन्य देश जो परतंत्र हैं वो भी स्वतंत्र हो, विश्व के सभी नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन कर सकें, स्वतंत्रता अवसर की उनको समानता हो, समानता के आधार पर उनके साथ व्यवहार हो। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य तत्व है, नैतिक तत्व है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए मूल तत्व माना है। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पश्चिम से हमको भौतिकवाद सीखना चाहिए और पश्चिम को हमें आध्यात्म सिखाना चाहिए, और इसी जो म्यूचुअल डिपेंडेंसी है या म्यूचुअल गिविंगनेस है, यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी परिलक्षित होती है। तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद जब बनेगा तो जो पहले के जो 3 तत्व हमने दिए थे, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व कल्याण की भावना, ये सभी आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के माध्यम से सभी राष्ट्र इसको अपना सकते हैं और अपनाते हैं। उसी का एक हम लेटेस्ट, अगर हम उसका परिणाम देखें, रिजल्ट देखें, तो वो है योग दिवस जो 21 जून को
पूरे विश्व में मनाया जाता है। आध्यात्म राष्ट्रवाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंतर्राष्ट्रीयवाद, इंटरनेशनलिज्म यानी जो हमने कहा कि सह अस्तित्व के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी राष्ट्र क्या हैं, समुन्नत हों, समृद्ध हों, सबके विकास में सब सहयोगी हों। और इसके लिए ज़रूरी है राष्ट्रवादी होना, यानी अपने राष्ट्र का अगर आप विकास कर सकते हैं तभी आप दूसरे राष्ट्र के विकसित होने की कल्पना कर सकते हैं या उसको विकसित होता देख सकते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीयवाद पर जोर देना एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य है जो हमारी विदेश नीति में अपनाया गया है। तो हमारे ये 6 पॉइंट जो प्राचीन भारतीय आदर्श, राष्ट्रीय आंदोलन के तत्व, नैतिक मूल्य हो गए। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के आदर्श यानी स्वतंत्र भारत के नैतिक मूल्य यानी इंडिपेंडेंट इंडिया, एथिकल वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके अंतर्गत सबसे पहले जो आती है बात वो आती है पंचशील की, यानी पंचशील सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पंचशील यानी 5 प्रकार के सिद्धांत थे जिसको भारत ने चाइना के साथ शुरुआत में साइन किए थे। बाद में हमारा ये मौलिक सिद्धांत बन गए और हमारा विश्व के यानी विदेश नीति के मूलभूत तत्वों के रूप में हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। यानी हम सब जानते हैं राष्ट्र एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने या उसको गुलाम बनने या उसकी ज़मीन छीनने या उसके लोगों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए ना आए। राष्ट्र क्या करें, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और सॉवरेनिटी है उसको बनाए रखें। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, आपसी अनाक्रमण, एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करना, ये सिद्धांत है। ये अंतर्राष्ट्रीयवाद के ही तत्व है, हम इसको मान सकते हैं। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, आपसी हस्तक्षेप यानी आप अपनी नीतियों में एक दूसरे की नीतियों में कोई हस्तक्षेप न करें। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इसके पहले इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, आपसी लाभ के लिए समानता और सहयोग। और 5वां है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अगर ये 5 तत्व सभी देश अपना लेते हैं तो विश्व में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के युद्ध की संभावना ही खत्म हो जाती है, लेकिन इसको ठीक से अपनाने की आवश्यकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट हमारे नैतिक यानी हम किसी भी गुट में नहीं जाते हैं। हमारे मौलिक नैतिक मूल्यों के आधार पर हमने तय किया है कि जो भी सही है, जो भी सच है, जो भी सही है और जो राइटसनेस यानी जो धर्म के साथ है, जो राइटसनेस के साथ है, हम उसके साथ हैं, यानी भारत उसके साथ है। और जब भारत जिसके साथ है यानी वो कहीं ना कहीं भारतीय मूल तत्वों के साथ है। भारतीय मूल तत्व जो हमने ऊपर के जो पंचशील सिद्धांत कहे हैं, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना कही है, चाहे वो विश्व कल्याण की भावना कही है, चाहे वो सर्वबंधु सुखना के तत्व कहे हैं। तो ये हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन का मूल विचार रहा है। पहले उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम इसको परमाणु नीति के संबंध में समझते हैं। हमने परमाणु बम बनाया है, हमने प्रयास किया है यानी भारत ने प्रयास किया है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा की खपत में किया जाए, एनर्जी कंजप्शन में किया जाए। ऊर्जा का उपयोग, परमाणु का उपयोग हम एक तरह से कंस्ट्रक्टिव वे में करें, हम उसको क्रिएटिव वे में करें, उसको सृजन का माध्यम बनाएं। लेकिन विश्व ने उसको डिस्ट्रक्शन का माध्यम बना लिया, यानी उसको विनाश का माध्यम बना लिया। तो विश्व को शक्ति की पूजा होती है, हमारे यहाँ शक्ति शस्त्र और शास्त्र साथ में चलते हैं। वो भी हमारे भारतीय कल्पना का भारतीय तत्वों के मूल आधार रहे हैं। तो हमने भी परमाणु बम को बनाया है, परमाणु बम हमारे पास हैं, लेकिन हमने कहा है हम कभी पहले उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन जो
हमारे ऊपर इस प्रकार का कोई उपयोग करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं, यानी हमको कोई छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो नो फर्स्ट यूज यानी जो हमारा नैतिक आदर्श है, हम कभी पहले उपयोग परमाणु बम का नहीं करने वाले हैं। समानता की बात है, हम वैश्विक समानता की बात करते हैं। सभी राष्ट्र समान रूप से वो महत्वपूर्ण है, समान रूप से उपयोगी हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम विश्व के सभी देशों के साथ उतने ही गर्मजोशी से मिलते हैं, उतने ही तरीके से हम अपनी बात रखते हैं, चाहे वो छोटा देश हो बड़ा देश हो। तो ये हमारे भारत के विदेश नीति का मूलभूत तत्व है, समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंस। विश्व के किसी भी देश को किसी के भी द्वारा अगर उसकी फ्रीडम छीनी जाती है, उसको स्वतंत्रता उसकी छीनी जाती है, उसको परतंत्र किया जाता है, तो ऐसे देश स्थिति में भारत स्वतंत्रता की बात करता है। इसीलिए भारत स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले विश्व के अन्य देशों के स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत हो जाता है, वो भी किसके माध्यम से, यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, और इंडिविजुअल स्तर पर अन्य देशों से बात करके। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करते हैं ताकि लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन हो सके। विश्व में लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार हो, अपनी सरकार अपने तरीके से चुनने का अधिकार हो। तो लोकतंत्र को भी हमने अपनी विदेश नीति का भाग माना है, लेकिन हमने उन देशों के ऊपर भी छोड़ा है वो अपने यहाँ कौन सी सरकार चलाते हैं, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीयवाद पर विश्वास करते हैं। मानवता, ह्यूमैनिटी, हम ह्यूमैनिटी की हम पहले भी बात कर चुके हैं राष्ट्रीय आंदोलन के नैतिक मूल्यों के साथ में, और हम बाद में भी हमने ह्यूमैनिटी की अपनाया है। हमारी विदेश नीति मानवता पर ही टिकी हुई है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में हमने पहले उदाहरण दिया है, चाहे कोरोना काल के वैक्सीन्स हों, चाहे वो अफ़गानिस्तान में अनाज पहुंचाना हो, चाहे वो अलग अलग देशों में संकट के समय अलग अलग देशों के नागरिकों को बाहर निकाल करके उनके घरों तक पहुंचाना हो, चाहे ऐसे भी देश, श्रीलंका का संकट है, वहाँ पर सहयोग करने के लिए जब बात आती है तो भारत आगे होता है। नेपाल में संकट आया, हम वहाँ पहले पहुँच गए। तो ये सब क्या है, मानव कल्याण की भावना को लेकर के भारत आगे बढ़ रहा है। ये भारत की विदेश नीति के नैतिक मूल्य हैं, इनकी भूमिका हमारी विदेश नीति पर लगातार पड़ रही है। तो आप देखेंगे कि हमने 3 भागों में तोड़ करके ये नैतिक मूल्यों को रखा है। तो 6 वो और आपके पंचशील सिद्धांत, उनके अलावा 6 ये, यानी 12-13 पॉइंट्स आपके पास हो गए। आपका ये प्रश्न बहुत बढ़िया लिख सकते हो। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।